जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट है जीएस और ग्रामीण परिवेश का। ठीक है, ये बेसिकली लेखपाल के लिए और जो पीटी वगैरह का एग्ज़ाम होना है उसके लिए, प्लस आरओ एआरओ जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पर जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। पहला टेस्ट मैंने करवा दिया है, उसकी जो लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो बेसिकली लेखपाल वाली एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में ये सब एडेड है। ठीक है, आप उसको देख लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। ठीक है, जीएस बूस्टर सीरीज़ भी है, उसको देख लीजिए। और एक ताबड़तोड़ सीरीज़ है। ये सारे आप चैनल पर जब विज़िट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी। और यकीन मानिए, आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। परीक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ मैं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह करवाता रहता हूँ, कुछ स्ट्रेटजीज बताता रहता हूँ मैं। ठीक है, अपने अनुभव साझा करता हूँ आपसे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जीएस का जो है प्रश्न, और ये बेसिकली ग्रामीण परिवेश भी एक टाइप का जीएस ही है। ठीक है, आप देखेंगे उसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ग्राम विकास से संबंधित, ये सब चीज़ें वो सब जीएस में ही आती हैं, जीएस का ही पोर्शन है। उसको कहने के लिए ग्रामीण परिवेश बोल दिया जाता है, अदरवाइज वो सब जीएस ही है, जीके का ही पोर्शन है वो सब। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम बौद्ध सभा जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो देखिए, बौद्ध से संबंधित जो भी चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनको चारों को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक मतलब पहली तो राजगीर में हुई थी, तो ये ऐसे याद रखिएगा। पहली राजगीर में हुई थी, राजगीर। दूसरी वैशाली में। तीसरी जो है वो आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। ठीक है, और ये किसके किसके किस किस राजा के समय में, सम्राट के समय में हुई थी, वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। तो पहली जो हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, और चौथी कनिष्क। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष थे बौद्ध संगीत के, उनका नाम भी याद रखिएगा। ये तो राजा और इनका नाम बता दिया मैंने, आपको उनके अध्यक्ष के नाम भी बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा चारों के नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद जो है वो ताजुल माली करके हैं, उन्होंने इसको किया था। ठीक है, ये मुफरी उल कुबाल, मुफरी मुफरी उल कुबाल, ठीक है, ये नाम से किया था इसका। याद रखिएगा, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। बदायूनी ने और फैज़ी ने ये रामायण महाभारत इनका अनुवाद किया था। ठीक है, दारा सिकोह ने भी जो उपनिषद हैं उनका अनुवाद करवाया था सिरे अकबर के नाम से। तो ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप। एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को मैं बताता हूँ आपको, तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है, जो इसी ने पहले शुरुआत की थी। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1853 में पहली बार चली थी रेल कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने के बीच में। ठीक, याद रखिएगा, ये पहली पहली बार जो चली थी, पहली रेल सेवा। दूसरी कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस सन में चली थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो ये महासचिव एओ ह्यूम महोदय ही थे, और स्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये कई वर्षों तक महासचिव रहे हैं। अध्यक्षता इन्होंने कभी नहीं की कांग्रेस की। ठीक है, लेकिन ये महासचिव बने रहे थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये बात हो रही है 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह चला था, बंगाल विभाजन का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसी के दौरान की ये बात कर रहे हैं। तो ये कृष्ण कुमार मित्र थे जिन्होंने ये पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो ये चीन में है। विश्व के जितने भी मरुस्थल वगैरह हैं वो सब लिस्ट मैंने बना रखी है, जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ है उसमें देखिएगा आप, जितने भी मरुस्थल हैं उनकी लोकेशन वाइज मैंने सब चीज़ बता रखा है।
तो आप उसको देख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आपका क्लियर हो जाएगा ये सारा जो भी जितने भी हैं मरुस्थल, प्रमुख प्रमुख मरुस्थल जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो प्रमुख हैं विश्व में। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप समूह कहा जाता है? तो ये फेरो द्वीप समूह है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, एक आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे जगहों पर, ये शॉर्ट जो है ट्रिक याद रखी होगी, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये सब तो कोई नहीं होगा, सिर्फ झारखंड, ठीक है। तो ये झारखंड से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो उनका नाम जरूर याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार ऐसे करके है, ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से ही देखी है और सीखी है, ठीक है। नंदा देवी, तो नंदा देवी देखिए, नंदा देवी क्या है, ये कहाँ पे है? एक तो ये उत्तराखंड में है, तो ये गढ़वाल हिमालय में का भाग है, ठीक है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, 8,611 मीटर ऊंची है ये, तीसरी थर्ड हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट आपको पता है कि एवरेस्ट है, ठीक, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का ये अंग है? अपवाह तंत्र का अंग है इन द सेंस, बोल रहा है इसमें कि मतलब कहाँ जाके गिरती है वो फाइनली। तो डायरेक्ट तो ये कहीं नहीं जाके गिरती, ठीक है। लेकिन खारी जो है ये बनास नदी है, बनास की ये क्या है? सहायक नदी है। और बनास किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता है कि यमुना जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंगा कहाँ जाकर गिरती है फाइनली? बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रहेगा, आपको पता होगी किसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये पूछ क्या रहा है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोवोल्टिक सेल ये कौन से सेल होते हैं? तो फोटोवोल्टिक सेल ये सौर सेल होते हैं, जो आपने देखा होगा ना, लगे होते हैं सौर सेल, ये सौर लाइट लगी होती है ना, उन्हीं में ये फोटोवोल्टिक सेल प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किस बहुलक का निर्माण प्रयोग किया जाता है? तो वो केवलार का किया जाता है। गैमिट की शुद्धता का नियम किसने दिया था? तो गैमिट का शुद्धता का नियम जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनको उसके जनक भी माना जाता है। तो ये यही है ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने दिया था गैमिट की शुद्धता का सिद्धांत। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जो जंतु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस जगत में पाए जाते हैं? तो वो एनिमेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जंतु जगत में पाए जाते हैं। बहुकोशिकी होते हैं ये लोग, और इनकी जो कोशिका होती है वो कोशिका भित्ति रहित होती है। पेड़ों में देखिए आप, जो छाल वगैरह दिखती है ना, तो वो वही कोशिका भित्ति है, वो उसको मतलब वो चारों तरफ से घेरे रहती है, लेकिन जंतुओं में ऐसी नहीं होती है, ठीक है। जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार होता है वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन बोलते हैं उसको, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन किसके द्वारा ये जो सिद्धांत है प्रतिपादित किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रीज करके हैं, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। तो सीधे सीधे इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डो ब्रीज ऐसे करके, ठीक, नाम याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रीज। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, 1-2 सेकंड सोचिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा प्रश्न। अब पता चला कौन सा है बोल के आपने सैरा लगा दिया, राई लगा दिया, या किसी पे भी लगा दिया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो पढ़िए उसको, पहले पढ़ के समझिए। तो पूछा है इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए रावला भी है, सैरा भी है, राई भी है। डांडिया आपको पता है ये गुजरात का है, तो यूपी में कैसे हो सकता है, ये यहाँ का लोक नृत्य है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जनजातियों से भी संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसी ताबड़तोड़ वाली में ही है। मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, मतलब किसी भी आयोग की हो, चाहे वो राजस्थान आरपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, किसी भी परीक्षा का हो, भाई जीएस तो सब में कॉमन ही है ना, जीएस पूछेगा तो उन्हीं सब में से पूछेगा। तो उसको देख लीजिए आप, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। 29-30 वीडियो हैं, और बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं कि घंटे घंटे भर के वीडियो नहीं, वैसे नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट ऐसे करके वीडियोज़ हैं। उनको आप 1.25 के स्पीड से देख लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको, और पूरा आपका
एक सिलेबस अच्छा खासा जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो जाएगा। गैंडे को पुनर्वासित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में ये चलाया जा रहा है योजना, गैंडे को पुनर्वास कर रहे हैं? तो देखिए ये दुधवा में है, दुधवा में चलाया जा रहा है। 1984 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, अभी तो सेकेंड फेज चल रहा है उसका। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कार्बेट आपको पता है ये उत्तराखंड में है, कान्हा एमपी में है, काजीरंगा कहाँ है? ये असम में है। तो इनकी लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैचिंग में दे देगा आपको, तो याद रखिएगा इनको। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होते हैं, पदेन सभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। साप्टा, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, ये इसकी शुरुआत यानी गठन इसका कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। इसके बाद ही जब ये कुछ दिन बाद इसमें मतलब साफ्टा, ये तो साप्टा है, SAPTA ये है, लेकिन SAFT यानी साफ्टा, साफ्टा भी जो है एक यही जो ट्रेडिंग का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया फ्री ट्रेडिंग ऐसे करके है। ठीक है, तो वो कब बना था? वो 1993 में बना था साफ्टा। तो याद रखना आप, पता चला ये साफ्टा पूछ लिया, तो वो 1993 में बना था। समुद्रयान प्रोजेक्ट हेतु डिज़ाइन किया जा रहा है जो पनडुब्बी है समुद्रयान, उसके लिए पूछा कि पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वो है मत्स्य 6000। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये करंट के हिसाब से। हाल ही में जारी हुए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा है कि कौन जारी करता है? तो ये जर्मन वाच सही है। इस सूचकांक में भारत का 9वां स्थान, ये 19वां नहीं है, इसमें शायद 9वां स्थान है, 9वां या 10वां है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस सूचकांक में चीन प्रथम स्थान पर है, चीन बिल्कुल नहीं है इस प्रथम स्थान पे। ठीक, तो ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो सही है सिर्फ एक सही है, केवल एक। ठीक है, केवल एक सही है। तो इसमें जो है भारत का जो स्थान है वो 10वां है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये भारत देश ने किया था इसकी अध्यक्षता। अभी जैसे भारत, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, नाम के हिसाब से ही BRICS, ये ऐसे ही अध्यक्षता चलती है। यानी कि जैसे अभी 2021 में इंडिया ने किया, तो अगला जो अभी 2022 में चाइना कर रहा है। ठीक है, 2022 में अगर पूछे तो चाइना कर रहा है, और उसके बाद फिर किसको जाएगी? साउथ अफ्रीका को जाएगी, फिर इधर आएगी तो इधर आ जाएगी। मतलब ऐसे करते हुए ये पूरा रोटेशन वाइज चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर ब्राज़ील, फिर रसिया, ऐसे करके चलता रहेगा ये। तो 2021 में चीन कर रहा है, ये भारत ने किया है, और 2022 में अभी कौन कर रहा है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो चाइना। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले ग्राम को क्या कहते हैं? तो ये सीमावर्ती ग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी की शाखा है? तो ये सारी ही हैं, देख लीजिए आप इसको पढ़ के। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, किस घटना का रिकॉर्ड रखता है? तो ये सभी का रखता है, जन्म, विवाह, मृत्यु, सभी का। ये देखिए CRS का पूरा नाम पूछ लिया है, ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पूछ लिया है। ऐसे प्रश्न का क्यों बनाते हैं भाई? निम्नलिखित में से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक कौन से हैं? तो ये सभी हैं, बुनियादी ग्रामीण समुदाय, जाति, परिवार, ये सब है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है? तो भैया जाति जो है गाँव वगैरह में, ये सब मुख्य सामाजिक संस्था है। निम्नलिखित में से 1 हेक्टेयर से कम की भूमि क्या कहलाती है? तो भैया वो सीमांत जोत है। ठीक है, एक से कम हेक्टेयर होती है वो सीमांत जोत। निम्नलिखित में से लघु जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आती है। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर। निम्नलिखित में से कौन ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं? तो जीवन स्तर में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, ये प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास, ये सभी है, यानी कि डी। ग्रामीण परिवेश में आय एवं रोजगार का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि और पशुपालन ही है ग्रामीण क्षेत्रों में, और तो कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से कब ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष NFRD की स्थापना की गई थी? तो ये 1984 में की गई थी, 2010 में इसको बंद भी कर दिया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? तो राज्य प्रशासन की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का जो प्रमुख होता है, कौन होता है सामुदायिक विकास का? तो भैया जिला कलेक्टर ही होगा।
डीएम साहब होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको ग्राम स्तरीय कर्मचारी जो VLW होते हैं या जो ग्राम सेवक या सेविका होते हैं वो किसकी सहायता के लिए होते हैं? तो वो BDO के लिए होते हैं। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है BDO के लिए होते हैं, तो उनके लिए ध्यान रखिएगा इसको। ब्लॉक BDO कहाँ बैठता है? वो आपको पता होगा, वो जो तहसील, अरे वो वहाँ पे होती है ना, ब्लॉक होती है जहाँ पे खंड बोलते हैं ना, खंड विकास अधिकारी, तो जहाँ खंड होता है ब्लॉक वहीं पे बैठते हैं वो। विकास की जितनी भी परियोजनाएं होती हैं गाँव वगैरह में वो सब उनका काम होता है। विकास, ये निम्नलिखित में से कौन अशोक मेहता समिति के संदर्भ में सही कारक नहीं है पूछा है? तो ये सही है, दिया था इन्होंने, ये भी सही बताया था, ये भी बताया था इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। ये अवधारणा के विषय में स्पष्टता नहीं थी उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यानी कि यही वाली थी जो इसमें नहीं थी। ये बोल रहे हैं स्पष्टता थी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बताया था कि अवधारणा के विषय में स्पष्टता नहीं है। किसी कारण से पंचायत अवधि पूरी ना होने से पहले ही भंग हो जाती है तो चुनाव करा लिया जाता है, कितना? 6 महीने के अंदर ही करा लिया जाता है। निम्नलिखित कथन में व्यापक समझ वाला व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए बदलाव का समर्थन करता है, तो भाई उदारवादी व्यक्ति ही होगा जो समाज की भलाई के लिए मतलब जो भी बदलाव हो रहे हैं उनका समर्थन करेगा। जो कट्टरपंथी होंगे वो थोड़ी करेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 में शुरू हुई थी योजना, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, आपको योजनाएं और एक तरफ उनका ईयर मैचिंग में आ जाएगा, तो याद रखिएगा आप। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रश्न हैं वो GS ही है। ये है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 24/7, 24/7 पता नहीं आती है कि नहीं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये चावल है। खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं? तो खरीफ ऋतु देखिए दो होती हैं, एक तीन होती हैं मतलब बेसिकली, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो जैसे रबी का एक तरीका याद रखिएगा, जैसे जिनको याद है उनको बड़ी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद होता ये वो ऐसे समझिएगा। रबी मतलब रबी को ठंडी लगती है, यानी सर्दी लगती है, तो रबी को ठंड लगती है ज़्यादा, तो वो ठंडियों में, तो उसको इस तरीके से याद रखिएगा कि रबी को ठंडी लगती है, यानी कि जो रबी की फसलें होती है वो सर्दी सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। तो देखिए जैसे इसमें सर्दी के मौसम में अगर आप देखेंगे चना होता है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। आलू सर्दियों में ही उधर उगाई जाती है, मतलब देखिए सरसों सरसों वगैरह, तो ये भी नहीं होगा। ज्वार बाजरा ढैंचा ये जो है ये खरीफ की फसलें हैं, आपको पता होगा। ठीक, ये सब अभी जून से लेकर के अगस्त तक इनकी बुआई होती है, फिर अक्टूबर नवंबर में कटाई भी हो जाती है अक्टूबर में। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन करता है? तो भैया राजस्व विभाग करता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो लगान लिया जाता है। जैबो ग्रामीण जो तरीका है ये कहाँ है? नागालैंड में। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर जो होते हैं उनकी जो आवाज़ है उनका स्तर कितना होना चाहिए? तो ये 90 डेसिबल से मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और इसमें जो सूदखोर हैं उनको उनका एक स्पेशल नाम दिया गया, कुसीदिन। ठीक है, क्या नाम दिया गया उनको? कुसीदिन, जो सूदखोर हैं। तो ये अगर कहीं ये प्रश्न पूछ ले कि कुसीदिन कौन है, तो आप उनको सूदखोर ऐसे करके याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन रहेगा तो सूदखोर करके लगा दीजिएगा टिक। ठीक है, तो ये लगभग 50 प्रश्न मैंने इसमें आपको करवाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। इसका एक पार्ट और भी, पिछला वाला पार्ट मॉक टेस्ट 1 है वो भी देख लीजिएगा, तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। आप इसको एक बार दो बार देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके, सभी लोग इससे, सभी बच्चे जो है लाभान्वित हों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।